हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी चर्चा का विषय ब्रोंकाइटिस से एक स्टेप ऊपर की कंडीशन है जिसमें लंग्स की एयरवेज में म्यूकस की रुकावट होने के साथ साथ मरीज को जो है सांस लेने में तकलीफ भी होने लगती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम अस्थमा या फिर श्वास रोग कहते हैं। हमारे लंग्स में बहुत सारे जो हैं एयरवे के लिए पैसेज होते हैं जो कि एयर से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम को पहुंचाते हैं। तो अस्थमा की कंडीशन जब अपीयर होती है तब जो है आपके एयरवेज में स्वेलिंग आ जाए और उन एयरवेज के आसपास की जो मसल्स हैं उनमें टाइटनेस होने के कारण से आपको सांस में तकलीफ़ होने लगती है। ज़्यादातर ये जो अस्थमा की कंडीशन है वो हमारे ब्रोंक्यूल्स को, जिनको ब्रोंकियल ट्यूब्स भी कहा जाता है, उनको इफ़ेक्ट करती है। इसलिए कॉमनली जो अस्थमा हम देखते हैं वो होता है ब्रोंकियल अस्थमा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन से मेन सिम्टम हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको नॉर्मल खांसी नहीं है, आपको सांस जो है श्वास रोग या फिर अस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले सांस लेने के समय जो है आपकी चेस्ट से वीजिंग यानी कि सीटी बजने जैसी सी आवाज़ आने लगती है। उसके बाद जो है रात के समय में खांसी के साथ, ख़ास तौर पे जो है रात के समय आपको इसमें खांसी आती है। आपकी चेस्ट में आपको बहुत टाइटनेस फील होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बात करने में भी आपको परेशानी महसूस होती है। हर समय श्वास का जो रोगी है वो बेचैन या एंक्शस रहता है और बहुत फटीग रहती है, बहुत थकावट सी उसको महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं मोर और लेस, तो आप समझ सकते हैं कि आप ब्रोंकाइटिस से एक स्टेप ऊपर अस्थमा की तरफ जा रहे हैं और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है यहाँ पर। तो अगर इसमें कारण की बात करें तो वैसे तो अस्थमा के लिए जो है बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल कॉजेज़ बताए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ मेन कॉज जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर आपको ऐसा बता रही है कि आपकी फैमिली में आपके मदर या फादर में से किसी को प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिकली वो असर जो है आप में आ सकता है। उसके बाद अगर आपको किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन की कोई पुरानी हिस्ट्री है तो भी जो है आप अस्थमा से पीड़ित इसमें हो सकते हैं। उसके बाद हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। अगर आप अच्छी साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो भी जो है आपको ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्रोंकाइटिस ने ही अल्टीमेटली चेंज होकर के अस्थमा का रूप ले लेना है। इसके बाद स्मोकिंग करने वाले लोगों को, चाहे वो एक्टिव स्मोकिंग है या पैसिव, उनको अस्थमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो ओवरवेट लोग हैं वो भी जो हैं अस्थमा का शिकार हो सकते हैं। जो लोग बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं वो अपने आप में एक कारण है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा अस्थमैटिक होते हैं। इसके बाद कुछ आपका काम इस तरीके का हो, आप कोई केमिकल की फैक्ट्री में, किसी पेंट की फैक्ट्री में या फिर कोई टेक्सटाइल या वुड इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो भी जो है आपको अस्थमा के लिए प्रोन बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिम्टम्स और कॉज की बात हुई। इसके बाद अगर आपको अस्थमा जब हो जाता है तो उसके एक बहुत जो है आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि सांस में तकलीफ़ होना अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। और जब लंबे समय तक कोई अस्थमा से ग्रस्त है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो सीवियर ये रहती है कि आपकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो परमानेंट ही सिकुड़ जाएं, क्योंकि अस्थमा में यही हो रहा है कि आपके एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जिससे आपको सांस में तकलीफ़ है। तो अगर वो परमानेंट ही सिकुड़ जाएगी तो आप जो है नेचुरली आपको सांस लेना उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और आपको जो है बहुत फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल की विज़िट इसमें करने पड़ सकते हैं या आप हॉस्पिटलाइज ही हो सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस समस्या को जो है समय रहते इसका उपचार किया जाए। तो आज हम यहाँ पर अस्थमा के जो ट्रीटमेंट के आयुर्वेदिक ऑप्शंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में फ्रेंड्स ब्रोंकियल अस्थमा को जो है तमक श्वास कहा गया है और आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष की वृद्धि के कारण से एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनमें स्पाज्म होने के कारण से सांस की तकलीफ़ होती है। तो इस सांस की तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमारे को एयरवे को क्लीन करना सबसे ज़रूरी इसमें तरीका
है कि आप जो है अस्थमा का ट्रीटमेंट के लिए ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेशल हर्ब्स हैं जो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर अदरक यानी जिंजर का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी जो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो गई है उसको कम करने का काम करती है। आप चाय में या दूध में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टर्मरिक, जैसे कि जो है हल्दी का आप जानते ही हैं कि ये आपके अस्थमा के अटैक को कंट्रोल करती है और वो सारे एलर्जेंस जो आपको अस्थमेटिक बनाते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। इसके बाद फ्रेंड जो है आप यहाँ पे लेमन ग्रास का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लेमन ग्रास में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ लेमन ग्रास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो अस्थमा के इलाज में बहुत हेल्प करती हैं। आप गार्लिक यानी कि लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके चेस्ट की कंडीशन को क्लीन करने का काम करती है। उसके बाद आप ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरिगेनो में पाए जाने वाले जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो भी आपके लंग्स की क्लींजिंग का जो है बहुत अच्छा तरीका है। आप अस्थमा में जो है मुलेठी का प्रयोग भी बहुत आपको फ़ायदा करता है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करके आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स की आपकी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी जो हर्ब्स की हमने यहाँ पे बात की, हमने बहुत जो है ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है क्या करते हैं, लेकिन इन सारी हर्ब्स की जानकारी भी जो है हमने हमारे हर्ब सेक्शन में दी हुई है। आप जो है वहाँ से भी स्पेसिफिक हर्ब्स को उठा करके जो है उनके बारे में जानकारी और ले भी सकते हैं। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स हर्ब्स की। इसके साथ कुछ अस्थमा में मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं, उनके कुछ के नाम हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिसमें आप मुलेठी चूर्ण बहुत फ़ायदा करता है। इसमें श्वास कुठार रस का प्रयोग किया जा सकता है। श्वास कास चिंतामणि रस बहुत इफ़ेक्टिव अस्थमा की मेडिसिन है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी, अभ्रक भस्म, सीतोपलादी चूर्ण, ये कुछ औषधियाँ हैं जो अस्थमा में काफ़ी फ़ायदा देती हैं। लेकिन आपको हमेशा कोई भी औषधि, चाहे वो एलोपैथी है चाहे वो आयुर्वेदिक है, उसको डॉक्टर की सलाह के साथ ही प्रयोग करना चाहिए। ये तो ही फ्रेंड्स दवाओं की बात। इसके अलावा आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें तो आपको जो है और भी फ़ायदा इसमें अस्थमा में हो सकता है। तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंटली अपने खाने पीने पे और अपने रहन सहन पे ध्यान देना है। तो खाने में आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो हैवी फूड्स हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, इनको अवॉइड करें। बनाना खाना ख़ास तौर से आप अवॉइड करें। ऑयली और फ्राइड खाना जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसको अवॉइड करेंगे। जो रेफ्रिजरेटेड ठंडी चीज़ें हैं या जो हैं ठंडे जूसेस वगैरह होते हैं, उनको अवॉइड करें। अगर आप किसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें। और इसके साथ ही योगा और मेडिटेशन जो है आपके अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अपने डाइट का जो है और आपके लाइफस्टाइल का ध्यान जो है थोड़ा सा दे करके अपने अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अस्थमा ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो आप इन सिंपल चीज़ों का प्रयोग करें, अपने लाइफस्टाइल में इनको ऐड करें, अपने डाइट में ऐड करें और अपने अस्थमा की प्रॉब्लम से आप बहुत नेचुरली मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।